स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। रेशियो एनालिसिस चैप्टर चल रहा था हमारा अकाउंट्स में, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का टॉपिक चल रहा था। उसमें एक लास्ट एग्जांपल मुझे करवाना है, एग्जांपल नंबर 78, एग्जांपल नंबर 78 मुझे करवाना है। एंड उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। नीचे इस एग्जांपल के आपको केसेस दिए हुए हैं, तो टोटल 3 केस आपको दिए हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, वो भी मैंने टाइप करके रखे हुए हैं। पर सबसे पहले तो जो बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, तीनों केसेस में वही है। ओके, तो उसके लिए जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तो हर सम की सेम ही रहने वाली है, हर केस की सेम ही रहने वाली है। तो सबसे पहले तो वो बेसिक कैलकुलेशन मैं करने वाला हूँ। दूसरा, ये सम है तो सेम इसके पहले वाले सम जैसा ही, पर आपको इक्वेशन अलग अलग तरीके से बनाने के लिए बोला हुआ है। ओके, तो बस वही है, खास सिर्फ इसमें इतना कुछ टिपिकल है नहीं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कैश एंड क्रेडिट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए होता है टोटल। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आप अच्छी तरह से अगर लिखो तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, एक और शब्द आप लिख सकते हो, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड इसमें कैश एंड जो क्रेडिट सेल आपको दिए हुए वो प्लस कर दो, तो 1 लाख प्लस 3 लाख, तो इसका टोटल जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 4 लाख। ठीक है, ये आपकी एक तरीके से टोटल अमाउंट हो गई, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 4 लाख रुपीस। अब आपको उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, एंड अच्छी बात ये है कि ऑन सेल्स दिया हुआ है, ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स है 4 लाख, 4 लाख का हमको निकालना है 30%, मतलब 30/100। तो 4 लाख का 30% होता है 1,20,000, वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसमें से हम लोग जो कॉक्स की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉक्स की वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी उसकी फॉर्मूला क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो हम माइनस करते हैं, अगर यहाँ पे लॉस होता तो वो मैं प्लस करता। तो यहाँ से हमारी कॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉक्स इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख रुपए, एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पे हमारी कॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2,80,000 रुपीज। इसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 लाख माइनस 2,80,000, अच्छे 1,20,000, तो 2,80,000 आंसर आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसका आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, उसकी फॉर्मूला होती है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे हमको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड की, कॉक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 2,80,000, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री जो है वो नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ से हमारी एवरेज इन्वेंट्री जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2 लाख, ऊपर एवरेज इन्वेंट्री ऊपर चला जाएगा, एंड 2,80,000 से जो 2 है वो सामने आके डिवाइड हो जाएगा, तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। तो ये आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू। आप चेक कर, अगर आपको चेक करना है तो 2,80,000 डिवाइड बाय 1,40,000 करके देखो, आपका आंसर ऑब्वियसली 2 ही आएगा। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने की वो हर एक केस में आपको नहीं करनी है, आपको इसी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हर एक तरीके से जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे सेम है। एग्जाम्पल 78 में यहाँ तक जो कैलकुलेशन मैंने की वो हर एक केस में सेम है, तो बार बार करने से अच्छा एक बार कर दो एंड उसके बाद केस की कैलकुलेशन स्टार्ट करो। तो अब केस 1, केस 2, केस 3 मैंने लिख तो दिया है, तीनों केसेस में मैं थोड़ी स्पेस बना देता हूँ बीच में।
ताकि लिखने की जगह बचे। ये केस 1, मैन्युअली थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1/3 ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये इक्वेशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेरा बेसिक रूल ये है, मैं 7th स्टैंडर्ड से यही बेसिक रूल के पे चल रहा हूँ कि इस टाइप के इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में जिसका नाम पीछे दिया हो उसको हमेशा आपको एक्स सपोज करना है। तो यहाँ पे पीछे किसका नाम दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैं सपोज करूंगा, सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एक्स। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर हमने सपोज कर लिया एक्स, तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है कि इज 1/3 ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मोर शब्द का यूज नहीं किया हुआ है, या ऑब्वियसली लेस शब्द का यूज नहीं किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर लेस जब देते हैं तो प्लस या माइनस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री, देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 1/3। ओके, 1/3 मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऐसे लिखो, या आप सिर्फ x/3 लिखो, दोनों ही सही है। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई कि भाई जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको अगर आप x सपोज करोगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी x/3। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू के बेसिस पे ये जो कैलकुलेशन है ये हमें करनी है। एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो मैं अभी एक बार लिख रहा हूँ, इसके बाद दोनों केसेस में नहीं लिखूंगा। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। ये एवरेज इन्वेंट्री की फॉर्मूला होती है। इस एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड की थी ऊपर 1,40,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,40,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,40,000 इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने सपोज किया यहाँ पे x/3 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने सपोज किया x, एंड अपॉन में जो 2 है वो तो सरकार का ही है, फॉर्मूला का ही पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो अपॉन में 2 है, सबसे पहले तो मैं ऐसे सामने भेज देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हमारी कम हो। तो ये 1,40,000 अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये जो 2 है ये पहले डिवाइड हो रहा था RHS में, सामने जाके मल्टीप्लाई हो गया। बाकी ये यहाँ पे x/3 प्लस x जो है उसको फिलहाल के लिए सेम रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,80,000 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 का LCM ऑब्वियसली होगा 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 3x। LCM अभी आप 12th में हो, तो मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको LCM करने आता है। बेटा नहीं आता है अगर LCM करना तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, पर इस लेक्चर में नहीं। इस लेक्चर में मुझे ये केसेस की कैलकुलेशन सिखानी है, ना कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो सिखाना है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि केस वगैरह की कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये केस की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या इसको सॉल्व करेंगे। मतलब मैं आपको अगर थोड़ा और डिटेल में बताऊं, इसको थोड़ा नीचे करके मैं अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं तो मेरा काम कहाँ तक है। मेरा काम यहाँ तक है कि आपको यहाँ तक लेके आऊँ मैं, इस स्टेप तक मैं लेके आऊँ। इसके बाद की कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी के लिए समझाता हूँ। ओके, क्योंकि ये तो बच्चों की कैलकुलेशन है। 7th 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को चैप्टर आता है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो चैप्टर में एक तरीके से ये कैलकुलेशन सिखाई जाती है आपको 7th में 8th स्टैंडर्ड में। तो ये कैलकुलेशन मेरे को सिखानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपको आती होगी, अभी आप 12th में हो, इतना तो आप सीख के आए होगे। तो आगे बढ़ते हैं। सीखनी हो फिर भी अगर डाउट है तो बेटा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आनी चाहिए, पर नहीं आती है तो अभी उसका सॉल्यूशन तो फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को कांटेक्ट करना प्लीज़, अगर नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं करना। अब ये 2,80,000 अपनी जगह पे ही रहेगा, इक्वल्स टू x प्लस 3x हो जाएगा 4x
एंड अपॉन में जो 3 है वो सेम ही रहेगा बस। बाकी इसके बाद सिंपल है बहुत, एक्स को अपनी जगह पे ही रहने दो, 2,80,000 को भी अपनी जगह पे रहने दो, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 4 नीचे आके डिवाइड, और एक्स जो है वो अपनी जगह पे, ठीक है, एक्स जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। बाकी 3 जो है पहले डिवाइड हो रहा था, अभी सामने जाके मल्टीप्लाई हो गया। 4 जो एक तरीके से पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, न्यूमिनेटर में था, वो अभी डिनोमिनेटर में चला गया। बाकी यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, तो इसका आंसर आ रहा है 2,10,000। तो ये 2,10,000 जो है ये हमारी एक तरीके से x की वैल्यू है। अब x जो था बेटा वो x था हमारा, ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो x जो है वो हमने सपोज किया था क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आई थी हमारी x/3, ठीक है। x की जो वैल्यू थी उसको हमने सपोज किया था, ये रही ऊपर, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने सपोज किया था x, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आई थी हमारी 1/3, मतलब x/3। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई है x, मतलब 2,10,000, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2,10,000, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो थी x/3, मतलब 2,10,000 को, x की वैल्यू को आपको 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका एक तरीके से जाके ओपनिंग इन्वेंट्री का आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपका आंसर आएगा 70,000 रुपीज़, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली, ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू निकाली, ये सही है कि नहीं, इस टाइप के इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में यही अच्छी बात होती है कि हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो दोनों को प्लस कर दो, मतलब 2,10,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, 70,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों को प्लस कर दिया। आप दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमारा आंसर जो है वो एवरेज इन्वेंट्री का 1,40,000 आया। एक्चुअल में एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1,40,000, मतलब हमारा आंसर सही है, सॉल्व सही किया हमने। तो ये केस 1 है, ठीक है। एक ही सम में आपको 3 सम्स जो है वो दिए हुए हैं, तो एक केस 1 हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे आ जाते हैं। पहले ही मैं स्पेस बना लेता हूँ थोड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी है सम, चले कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब केस 2, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये जो है क्यों मैं करवा रहा हूँ, इसकी वजह से, इस शब्द की वजह से जो है वो मैं करवा रहा हूँ। अगर ये शब्द नहीं लिखा हुआ होता तो ये पूरा सम मैं करवाता ही नहीं। लेस शब्द जो है वो यहाँ पे अभी यूज किया हुआ है। नॉर्मली जो अभी तक मैंने आपको करवाए थे सम्स, उसमें मोर शब्द का यूज किया हुआ होता था, पर यहाँ पे अभी लेस शब्द का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेस शब्द अगर लिखा हुआ हो तो क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे वो बताना है। एंड ऊपर से ऑब्वियसली आपको नॉर्मली 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखा हुआ होता है, अभी आपको परसेंटेज दिया हुआ है, एंड फिर लेस शब्द का भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो डरने की बात नहीं है। सिर्फ जो मेरा रूल मैंने बताया वो एक दिमाग में डाल लो, बाकी तो इजी है। क्वेश्चन में जिसका नाम पीछे दिया हो उसको हम सपोज करते हैं एक्स। यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। क्वेश्चन है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग जो है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग जो है वो है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हम सपोज करेंगे एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू एक्स। सपोज कर दिया मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स। चलो मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सपोज द ओपनिंग इन्वेंट्री इज एक्स। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, अब वही मुझे बताना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी। अब ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो लेस शब्द का यूज किया हुआ है, अगर मोर शब्द का यूज करते तो मैं प्लस करता, लेस शब्द का यूज किया हुआ है तो अभी मेरे को सपोज माइनस जो है वो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। तो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 25% लेस, ओके। मतलब एक्स में से 25% ऑफ एक्स
जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये किस टाइप की इक्वेशन आप हमें बता रहे हो, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 25% ऑफ एक्स मतलब 25/100। ये बेटा ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होता है 25 की जगह पे 3 टाइम्स, तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज करो 3 टाइम्स लिखा हुआ होता, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता x माइनस 3x, मैं ऐसे लिखता। अगर क्वेश्चन में टाइम से शब्द का यूज किया होता, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यूज किया हुआ है परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज निकाल देता हूँ। तो x माइनस 25/100 इंटू एक्स, 2500 किसका, 25% किसका, ओपनिंग इन्वेंट्री का। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये x माइनस 25/100 का मतलब होता है 0.25, तो x में से जो 0.25x है वो माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू x माइनस 0.25x। तो यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो आएगी देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू, अब ये x है, x के सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 में से 0.25 माइनस कर दोगे तो बाकी 0.75x जो है वो बचेगा। ओके, तो ये एक केस 2 जो है निराला है, इसके जैसा और कोई सम दिया नहीं हुआ है। एक्चुअली में लेस शब्द का यूज ही इन्होंने एक बार किया है, इस सम में किया है। जितने भी मैंने एग्जाम्पल कराए, मैंने अभी तक सिर्फ मोर शब्द देखा था, ये लेस शब्द का यूज इन्होंने एक ही बार किया है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को सपोज किया x, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी x माइनस, नॉर्मली जो भी यहाँ पे होता है वो माइनस करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 25%। ओके, तो 25% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब 25% ऑफ x हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लेस लिखा हुआ है। तो 25% का मतलब होता है 0.25, तो x में से 0.25x माइनस कर दिया तो बाकी 0.75x आ गया। बस इसके बाद तो एवरेज इन्वेंट्री, उसकी फॉर्मूला अभी मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू x मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 0.75x मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री जो है उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू एवरेज इन्वेंट्री की है 1,40,000, तो हो जाएगा 1,40,000 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.75, तो हो जाएगा 1.75x अपॉन 2। अब ये 2 जो है वो सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, ध्यान से कैलकुलेशन समझो, 2 जो है वो सामने जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 1.75 जो है वो हो जाएगा डिवाइड, एंड x जो है वो सिर्फ अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, बाकी अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू, मैं साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो हो जाएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1.75, तो इसका आंसर आ रहा है 1,60,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज़ 1,60,000। तो ये x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू हमने सपोज किया था ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो है 1,60,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन टिप अगर मैं दूँ, अगर मैं अभी बोर्ड पे सिखा रहा होता तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होता, पर मैं दे देता हूँ कैल्क यहाँ पे कंप्यूटर पे भी। तो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाता है 2,80,000, तो मैं 2,80,000 ही लिखता हूँ। अब 2,80,000 को 1.75, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा होगा अभी, एंड आप सोच रहे होगे कि सर ये क्यों बता रहे हो। ठीक है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको पता है ये कैलकुलेशन आती है आपको, वेल एंड गुड, आनी चाहिए वैसे भी। ठीक है, अगर आती है तो अच्छा है, आनी भी चाहिए, पर नहीं आती है या अगर आप किसी और तरीके से करते हो तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, 1.75 इसका ऑब्वियसली 175 नीचे ही रहेगा, 2,80,000 ऊपर चला जाएगा, एंड उसी के साथ जो 100 है वो भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मैं पूरा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा हूँ, कटाम कुटी वगैरह आपको करनी पड़ेगी क्योंकि फाई का टेबल लग रहा है, तो फाई का टेबल लगाना पड़ेगा, कटाम कुटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 1,60,000। तो कटाम कुटी करना आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आ गई 1,60,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड करनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको हमने सपोज किया था कितना, 0.75x, मतलब 0.75 मतलब 75/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू 1,60,000। तो यहाँ पे वापस से आपको कटाम कुटी करनी पड़ेगी, मैं साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 75/100, तो इसका आंसर आ रहा है 1,20,000, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अब मैं तो चेक कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे 1,60,000 प्लस 1,20,000 कर दिया, आंसर आ रहा है 2,80,000। 2,80,000 ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1,40,000 आ रहा है, जो कि हमारी एक्चुअल एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है। ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन सही चल रही है। सम लेंदी है ये वाला, मेरे को पता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद है केस 3। केस 3 में क्या लिखा हुआ है, चलो वो भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो ये केस 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि केस 3, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री 75% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे को लगा लास्ट वाला हार्ड देंगे ये लोग सबसे ज्यादा, अभी लास्ट वाला तो इन्होंने सबसे इजी कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री है 75% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये तो बहुत इजी कर दिया है लोगों ने। सबसे पहले तो मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर लेता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 30%। किसका 30%? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ओके, 10 साल पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू फाइंड की थी। ओके, ये रही, भूल नहीं जाना इसको। 4 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हमारी आई थी। तो ये 4 लाख का 30% क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 30/100। ठीक है, ये है हमारी एक तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 1,20,000। अब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 1,20,000, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 75% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, इसका 75% है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बस वो भी परसेंटेज ही हमको निकालना है, कुछ सपोज वगैरह भी यहाँ पे नहीं करना पड़ा। तो बाकी यहाँ पे 1,20,000 का 75%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 75/100, तो ये आ रहा है 90,000। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरे को लगा सबसे हार्ड होगा लास्ट वाला केस, और सबसे इजी निकला। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसमें अगर आपको बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट केस मेरे को ये 2 लगा। इम्पॉर्टेंट है ये, जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो ये रिवाइज कर लेना एक बार, बस एक शब्द की वजह से, लेस की वजह से, और कुछ इतना खास नहीं। तो ये आपका एक तरीके से सम कंप्लीट हो गया। मैं एक बार लास्ट में चेक कर लूँ। 1,20,000 प्लस 90,000, 2,10,000। कोई मिस्टेक है? मेरी कोई मिस्टेक है? चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू थी 4 लाख। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे ये रहा 4 लाख रुपए, एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री 75% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख रुपए। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 30/100, ये होता है 1,20,000। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री 75% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000, उसका 75% 90,000। प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन शायद गलत टाइप किया होगा, कोई नहीं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एवरेज हमारा सही नहीं आ रहा है। ओके, इसमें एवरेज हमने ऑब्वियसली यूज़ भी नहीं किया। ओके, क्यों इसमें एवरेज जो है वो अलग आ रहा है? क्योंकि इसमें एवरेज इन्वेंट्री हमने यूज़ भी नहीं की। ठीक है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने टेक्स्ट बुक में चेक कर लिया, यही आंसर है। एंड क्यों ऑब्वियसली 2,80,000, मतलब एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000 नहीं आ रही है, क्योंकि हमने एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेशन में यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, 1,20,000 एंड 90,000। परफेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने चेक भी कर लिया, सही है सब कुछ। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 78 है। सॉरी, ये आपकी एक तरीके से क्वेश्चन की वैल्यूज़ हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब क्वेश्चंस छोटे होते हैं तो मैं पूरे टाइप ही कर लेता हूँ, तो आपको नहीं करने होते हैं। यहाँ से आंसर शुरू होता है, स्टार्ट करना है यहाँ से लिखना। ओके, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट किया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर कॉक्स की फॉर्मूला में से कॉक्स की वैल्यू फाइंड की,
फिर उसको यूज़ करके हमने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड की। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री जो है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही, अच्छी खासी कैलकुलेशन थी इसमें। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई केस 1 की, केस 1 सॉल्व। केस 2 में लिखा हुआ है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25% लेस देन, इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से लिखना। ठीक है, मैं सब स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ऐप में से पॉज करके लिखते रहना है। लास्ट में केस 3। ठीक है, तो ये था आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऑब्वियसली इसके सम्स आपको सॉल्व करने हैं बाकी सारे, एंड जो भी डाउट लगे वो मेरे से आप पूछ सकते हो। मेरे को लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे को लगेगा कि सम इम्पॉर्टेंट है तो मैं सबको करा दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। दूसरी फॉर्मूला, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो पे अभी आ जाते हैं। ये उसकी सारी कथा जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सारी फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ऑब्वियसली उसी के साथ साथ जो मुझे लगते जाता है कि ये पॉइंट है, अच्छी पॉइंट है, पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, वो भी मैंने लिख दी है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसकी फॉर्मूला होती है क्रेडिट सेल्स नेट क्रेडिट, सॉरी मेरी मिस्टेक है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपकी टेक्स्ट बुक में हर जगह पे सेल्स की जगह पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, मैं उसकी जगह पे सेल्स शब्द यूज करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये मेन फॉर्मूला है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या नेट क्रेडिट सेल्स बोलो। आपको सिर्फ इसमें नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए, सिर्फ क्रेडिट सेल्स चाहिए, कैश सेल्स नहीं चाहिए। और इसका आंसर जो है वो हम हमेशा आंसर के पीछे जो है वो टाइम्स लगाते हैं, टाइम्स जो है वो लगाना जरूरी है। नेट क्रेडिट सेल्स की फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपने बचपन में 11th स्टैंडर्ड में भी सीखी होगी। क्रेडिट सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है तो आपका नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। या अगर कभी कभी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल सेल दी हुई है, तो टोटल सेल में से कैश सेल्स अगर आप माइनस कर दोगे तो भी आपका नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, बैलेंस शीट वापस से दिमाग में डालो, अभी मैंने इमेज नहीं डाली है। ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट होता है जो हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज में एक तरीके से समझा हुआ है, यूज किया हुआ है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो ही चीजें आती है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की भी फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ब्लू कलर में। ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। चारों अमाउंट्स में से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चारों की चारों अमाउंट्स दें, कभी कभी कोई दो अमाउंट्स देंगे, ओके, दो तो अमाउंट्स देंगे कोई, ठीक है। तो कोई भी जो अमाउंट्स दें इन चारों में से प्लस करना होता है एंड डिवाइड बाय 2 करना होता है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। या अब अगर आपको कभी कभी ट्रेड रिसीवेबल ही दे दें, किस्मत आपकी अच्छी होगी तो डायरेक्टली बोल देंगे ओपनिंग इन ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया इन्वेंट्री में, वैसे ही। अच्छा, एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से जो बताना चाहता हूँ वो ये वाली पॉइंट है, आपको प्रोविजन फॉर डेट्स या बैड डेट रिजर्व अगर कभी दें तो वो डेटर्स में से माइनस नहीं करना। नॉर्मली 11th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, बैड डेट रिजर्व निकालते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालते थे, डेटर्स में से माइनस करते थे। पर यहाँ पे वो नहीं करना है, दूसरे चैप्टर्स में करना है पर यहाँ पे वो ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद है ना, आपको ये हो गई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की मेन पॉइंट सारी। आपको है ना एवरेज कलेक्शन पीरियड भी फाइंड करने के लिए बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है वो भी मैं समझाऊंगा कि क्या है, क्यों ये हम सीख रहे हैं, क्यों मैं आपको इतनी कथा समझा रहा हूँ, रियल लाइफ में क्या यूज है वो भी मैं सिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, पर आपको सबसे पहले इसकी फॉर्मुलाज वगैरह मैं समझा रहा हूँ जिसके मार्क्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे होता है सिर्फ भाई तो ये बता मार्क्स कैसे आएंगे, मीनिंग छोड़, ओके। तो सबसे पहले मैं मार्क्स बता रहा हूँ कैसे आएंगे, मीनिंग ऑब्वियसली मैं हर एक फॉर्मूला की बताता हूँ, इसकी भी बताऊंगा। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड की फॉर्मूला है, सब लिख लो एक बार पॉज करके। तो इसके बाद वाले लेक्चर जो है उसमें मैं इसका मीनिंग वगैरह सब अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रॉल कर दिया, सब अच्छी तरह से लिख लेना। एवरेज कलेक्शन पीरियड की भी फॉर्मूला लिख लेना। अगर डेज में बोले तो ऊपर वाली फॉर्मूला, अगर मंथ्स में बोले तो नीचे वाली फॉर्मूला। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो कि मंथ में कैलकुलेट कर के डेज में कैलकुलेट कर, तो दोनों ही कैलकुलेट करके आ जाने का। मीनिंग भी मैं बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में कि क्या होता है इसका यूज।